आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है बहू की विदा कहानी, जो विनोद रस्तोगी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो हमारे बीए के पाठ्यक्रम में रखी हुई है। ये जो कहानी है ये दहेज प्रथा और बहू और बेटी के अंतर को दर्शाने वाली कहानी है। तो चलिए हम इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। और इसको जानने के पहले हम आपको एक बात बता दें, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपके समाज में क्या बेटी और बहू के साथ भेदभाव होता है। क्या आपके समाज में दहेज प्रथा व्याप्त है? तो है तो कमेंट करके बताइए। चलिए हम जानते हैं बहू की विदा कहानी। देखिए, बहू की विदा प्रसिद्ध नाटककार विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित एक अत्यंत मार्मिक और उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। देखिए, एकांकी है ये, नाटक का जो एक अंक वाला पार्ट रहता है उसे एकांकी कहते हैं, जो समाज में फैली दहेज प्रथा और बहू बेटी के बीच में किए जाने वाले भेदभाव की मानसिकता पर गहरी चोट करता है। ये कहानी, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज को ये संदेश देना है कि बहू और बेटी दोनों एक समान सम्मान के अधिकारी है। ठीक है, दोनों जो बहू है और बेटी है दोनों एक समान सम्मान के अधिकारी। अब सम्मान के अधिकारी कैसे हैं हम ये कहानी में देखेंगे। ठीक है, अब ये आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र के माध्यम से जो बैठी है वो कमला है। ठीक है, कमला का भाई प्रमोद है और फिर उसके बाद में ये जो उसके ससुर है, ये ससुर थोड़े से धनी है, धनी व्यक्ति है, पर कंजूस भी है और लालची भी है। और उसकी जो पत्नी है राजेश्वरी देवी। ठीक है, तो इसमें ये जो चित्र दिखाया है इसमें ये बता रहा है कि जो ये लड़की है कमला, ये नई विवाहित लड़की है और उसका जो भाई है उसे वो श्रावण के महीने में लेने आया है, क्योंकि एक समाज की परंपरा है कि नई शादीशुदा लड़की को श्रावण के महीने में उसका भाई घर लेने आता है। ठीक है, तो वैसे ही उसका जो भाई है वो घर लेने आया है। ठीक है, पर जो उसके ससुर है वो उसको बोलते हैं कि नहीं, हम अपने घर की बहू को भेजेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने शादी में 5,000 रुपये कम दिए और तुमने दहेज बराबर नहीं दिए, तो हम अपने घर की बहू को भेजेंगे नहीं। तो इससे जो नई विवाहित दुल्हन है वो रोने लगती है और अपने भाई को समझाती कि नहीं ठीक है, चले जाओ, मैं यहीं मना लूँगी ना, मेरी ननद आएंगे, हम दोनों साथ में मना लेंगे। ऐसे वो समझाने की प्रयास करती है और भाई भी बेचारा दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? कि मेरी बहन को मैं 5,000 दहेज दे नहीं पा रहा हूँ और इसके कारण क्या है कि उसके ससुर भेजेंगे नहीं। तो दोनों बहन भाई रोते हुए रहते हैं। यहाँ पे जो दृश्य दिख रहा है वो रोते हुए उसका ही दृश्य है। और भाई चाहता है कि नहीं ठीक है ना, मेरे पास जो प्रॉपर्टी बची है माँ बाप की उसको बेच देता हूँ और 5,000 दे देता हूँ। ठीक है, और तेरे ससुर का मुंह बंद कर देता हूँ, ऐसा वो सोचता है। पर क्या है कि जो यहाँ पे जो दुल्हन है वो सोचती नहीं, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ छोटी बहन भी तो है, उसका भी तो विवाह करना है, तो तुम ऐसा मत करो। अपने भाई को समझाती है और रोती है। ठीक है, तभी क्या होता है अब आगे कहानी में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से बता देते हैं। जो कहानी के प्रमुख पात्र जीवनलाल, मैंने जो बताया, कमला के ससुर एक धनी अभिमानी और लालची व्यवसायी है। और जीवनलाल जो राजेश्वरी है वो जीवनलाल की दयालु और ममतामयी पत्नी है, यानी उसकी सास अच्छी है। ठीक है, रमेश जो है जीवनलाल का बेटा है और कमला जो है वो रमेश की संस्कारी और सहनशील पत्नी है, जो अभी जिसकी शादी नई हुई है। यहाँ पे जो प्रमोद है वो कमला का स्वाभिमानी भाई है। और ठीक है, अब यहाँ पे जो गौरी है ना वो जीवनलाल और राजेश्वरी की बेटी है, यानी कमला की ननद है। ठीक है, उसकी भी नई शादी हुई है और उसको भी श्रावण के महीने में लेकर आने के लिए उसका भाई गया है। ठीक है, तो अब कैसा होता है कि देखिए, कहानी की शुरुआत तब होती है जब प्रमोद अपनी बहन कमला को शादी के बाद पहले सावन के महीने में मायके ले जाने के लिए विदा करने के लिए आता है। लेकिन कमला का जो ससुर जीवनलाल है साफ शब्दों में उसको मना कर देता है। ठीक है, उसका तर्क है कि शादी के समय बारातियों का स्वागत ठीक ढंग से हुआ नहीं और उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक दहेज भी नहीं मिला। जीवनलाल विदाई के बदले में 5,000 की अतिरिक्त राशि की मांग करता है कि 5,000 दे तो अपनी बहन को ले जा। ठीक है, अब देखिए बेचारे भाई बहन की लाचारी कैसी। तो प्रमोद एक मध्यवर्गीय युवक है ना, मतलब मध्यम परिवार का व्यक्ति है। वह इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ है। वह जीवनलाल के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन जीवनलाल का दिल नहीं पसीजता। जब कमला को इस बात का पता चलता है तो वो अपने भाई को अपना मकान बेचने या कर्ज लेने से मना कर देती है। उसका भाई सोचता है कि मैं
कहीं से कर्ज ले लेता हूँ या दुकान जो मकान है उसको बेच देता हूँ। तो कमला मना करती है कि नहीं नहीं भैया मत बेचो, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं हूँ, अभी मेरी छोटी बहन भी है और तुम भी है, और घर बेच देंगे तो कहाँ से पैसा आएगा। यानी इस कहानी के माध्यम से क्या बताया कि एक मध्यवर्गीय परिवार के पास पैसा नहीं रहता है, पर दहेज के कारण उसे घर बेचना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके ससुराल वालों के मुंह पे मारना पड़ता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो प्रमोद बिना बहन को लिए दुखी मन से वापस ही लौटने का फैसला कर लेता है कि नहीं ठीक है जान दो। और बहन भी भाई को समझाती कि नहीं जान दो ना, मत बेचो कुछ भी और मत दो, मैं नहीं मनाने आती श्रावण, मैं अपनी ननद के साथ यहाँ पे श्रावण मना लूँगी, पर मेरे लिए तुम घर मत बेचो, क्योंकि मेरा अकेला का भविष्य नहीं है, अपनी छोटी बहन भी है और तुम भी है, तो मेरे पर पैसे वेस्ट मत करो। ऐसा बोलती है और दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। ठीक है, अब उसकी जो सास है वो सास के बारे में देखते हैं। देखो, अब जीवनलाल की जो पत्नी राजेश्वरी अपने पति के लालची स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। वे बहू और बेटे की में कोई फ़र्क नहीं करती। ठीक है, कमला और प्रमोद का दुख देखकर वे खुद अंदर से 5,000 लाकर प्रमोद को देने की कोशिश करती है। बताओ, इतनी अच्छी सास है, ताकि कमला की विदाई हो सके। प्रमोद आत्मसम्मान के कारण वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। वो उसकी सास के पैसे नहीं लेता, नहीं नहीं माँ जी नहीं चाहिए करके ऐसा पैसा। पर इससे ये पता चलता है कि जो उसकी सास है बहुत ही दयालु और ममतामयी है। ठीक है, और उसका जो ससुर है वो बहुत ही लालची और कंजूस है। ठीक, अब देखो कहानी में नया मोड़ कैसा आता है। तो उसी समय जीवनलाल का जो बेटा है ना रमेश, अपनी बहन गौरी को ससुराल से लाने के लिए गया है। वो भी, उसकी भी नई नई शादी हुई है और श्रावण के महीने में उसको भी वो घर लाने गया है। ठीक है, पर जीवनलाल बड़े चाव से अपनी बेटी के स्वागत की तैयारी में जुट जाता है कि नहीं मेरी बेटी आएंगी, तो उसके स्वागत सत्कार के लिए बिल्कुल घर उर सजा के रखता है। और बाद में पता चलता है कि उसके ससुराल वाले ने उसे भेजा नहीं। अब क्यों नहीं भेजा, तो जीवनलाल को तब समझ में आता है कि मैंने तो बारात में इतना सब कुछ करा, जितना मांगे उससे डबल दिया, सब कुछ अच्छा किया, तो अब क्यों नहीं भेज रहे मेरे लड़की को। तो उसके ससुराल वाले जो रहते हैं वो लालची रहते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने कम दहेज दिया और दहेज देना था। तब उसको समझ में आता है कि मेरी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपनी बहू के साथ कैसा कर रहा हूँ। तब उसको अफसोस होता है और फिर तब समझ में आती है और फिर बाद में उसका दिल पजीजता है, यानी उसको थोड़ी समझ आती है और फिर वो कमला को उसके भाई के साथ जाने देता है। यानी जब अपने पे गाज गिरती है तब आगे वाले को समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या वही बताया है कि उसी समय जीवनलाल का बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को उसके ससुराल से विदा कराने के लिए गया होता है और जीवनलाल बड़े चाव से अपनी बेटी की स्वागत की तैयारी में जुटे होते हैं। तभी रमेश अकेला घर लौटता है और बताता है कि गौरी के ससुराल वालों ने भी दहेज कम होने का ताना देकर उसे विदा करने से मना कर दिया है। यानी जीवनलाल को तब समझ में आता है कि उसकी लड़की को, तो वो सोचता है कि मैंने अपनी लड़की को सब कुछ दिया, ज़रूरत से ज़्यादा दहेज दिया, सब कुछ दिया, और उसके ससुराल वाले इतने लालची है कि और मांग कर रहे हैं और मेरी बेटी को दहेज के कारण ही नहीं भेजा। तो तब उसको अफसोस होता है और तब उसको समझ में आता है, तो वो अपनी बहू को भेजाने देता है। ठीक है, अब देखो सुकांत अंत बोल रहा है, यानी अंत में सुकांत ही बेचारे दुख का माहौल चल रहा था, अब सुकांत अंत कैसे हुआ, यानी अब जीवनलाल मान जाता है और अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज देता है। ठीक है, तो ये खबर सुनते ही जीवनलाल के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वो बुरी तरह से टूट जाता है। तब अपनी पत्नी राजेश्वरी उसे आईना दिखाती है और कहती है कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। जो दुख आज तुम अपनी बेटी के ना आने से महसूस कर रहे हो ना, वही दुख प्रमोद भी अपनी बहन के लिए महसूस कर रहा है। ये कौन समझाता है? उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? कमला की सास। किसको समझाती है? उसके ससुर को। जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। वह तुरंत अपनी बहू कमला को विदा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ये एकांकी हमें क्या संदेश दे रही है? ये कहानी समाज को ये सीख देती है कि बेटी और बहू दोनों एक समान दर्जा और सम्मान का अधिकारी है। ठीक है, जब तक समाज का हर बेटा वाला यह याद नहीं रखेगा कि उसकी भी एक बेटी है, तब तक दहेज जैसी सामाजिक बुराइयां ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बहू बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दहेज प्रथा को बंद करना चाहिए। ठीक है, तो आपको किस तरह से ये कहानी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। और क्या आपके समाज में, अड़ोस पड़ोस में कहीं दहेज प्रथा व्याप्त है क्या, वो भी हमें बताएं। ठीक है।